वोडाफोन आइडिया यानी वी, एक जमाना था जब ये नाम टेलीकॉम की दुनिया का बादशाह हुआ करता था। पर आज ये कंपनी अपने वजूद की मतलब अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है। तो सवाल ये है कि क्या ये कंपनी अब खत्म होने वाली है या फिर जियो और एयरटेल को टक्कर देने के लिए एक जबरदस्त कमबैक करेगी। चलिए आज इसी पूरी कहानी की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। और देखिए, ये सवाल सिर्फ एक कंपनी का नहीं है, ये हमारे देश के पूरे टेलीकॉम मार्केट के भविष्य का सवाल है। क्या इंडिया के सबसे बड़े टेलीकॉम जायंट्स में से एक बस इतिहास बनकर रह जाएगा? इस पूरी कहानी का जो सार है वो इस एक नंबर में छिपा है, 87,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 87,000 करोड़ रुपीस। ये वो भारी भरकम कर्ज का पहाड़ है जिसने इस कंपनी को लगभग घुटनों पर ला दिया था। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कॉरपोरेशन इस कगार पर पहुंचा कैसे। मतलब ऐसा क्या हुआ कि सरकार की एक बस पॉलिसी और कोर्ट के एक फैसले ने इस टेलीकॉम दिग्गज की पूरी फाइनेंशियल हालत ही बिगाड़ के रख दी। अच्छा, एक बात साफ है, ये जो संकट है ना, ये कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ। इसकी जड़ें वो तो 2 दशक मतलब 20 साल पुराने कानूनी विवाद में छिपी हैं। और ये पूरा विवाद सिर्फ 3 अक्षरों के इर्द गिर्द घूमता है, AGR। तो अब आते हैं उस 87,000 करोड़ रुपए की समस्या पर। और इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जिसे AGR कहते हैं, ये पूरा विवाद है क्या भला। तो ये AGR आखिर किस चिड़िया का नाम है? देखिए, आसान शब्दों में कहे तो ये एक फीस है। सरकार टेलीकॉम कंपनियों से उनके रेवेन्यू का एक हिस्सा लेती है। क्यों? क्योंकि ये कंपनियां एयरवेव स्पेक्ट्रम जैसी सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल करती हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये एक तरह की लाइसेंस और यूसेज फीस है। अब सारा पंगा असल में रेवेन्यू शब्द की परिभाषा पर था। कंपनियों का कहना था, भाई हमारा रेवेन्यू मतलब वो पैसा जो हमें कॉल और डेटा जैसी हमारी मेन टेलीकॉम सर्विस से मिलता है, सिंपल। लेकिन सरकार का नजरिया बिल्कुल अलग था। सरकार ने कहा नहीं, रेवेन्यू मतलब सब कुछ, मतलब हर वो पैसा जो कंपनी कमा रही है, चाहे वो ब्याज से हो, डिविडेंड से हो या किसी प्रॉपर्टी से मिले किराए से हो, सब कुछ रेवेन्यू में गिना जाएगा। और ये लड़ाई कोई छोटी मोटी नहीं थी, ये सालों चली। सोचिए, 2003 में कंपनियों ने सरकार के खिलाफ केस किया। 2006 में टेलीकॉम ट्रिब्यूनल ने कंपनियों के हक में फैसला भी दे दिया। लगा कि मामला सुलझ गया, पर नहीं, सरकार उसी साल सुप्रीम कोर्ट चली गई। और फिर 13 साल के लंबे इंतजार के बाद 2019 में आया सुप्रीम कोर्ट का वो आखिरी फैसला। और बस उसी एक फैसले ने सब कुछ बदल के रख दिया। अब बात करते हैं 2019 के उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जिसने सचमुच पूरे टेलीकॉम सेक्टर को हिला दिया था। देखिए, इस फैसले की सबसे खतरनाक बात पता है क्या थी? वो ये थी कि ये सिर्फ भविष्य के लिए नहीं था, इसे लागू किया गया रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पिछली तारीख से। इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट ने एक ही झटके में इन कंपनियों के करीब 20 साल के फाइनेंशियल इतिहास को दोबारा लिख दिया। जरा सोचिए। और इस फैसले का असर वो बिल्कुल साफ था। वोडाफोन आइडिया, उनके ऊपर 58,000 करोड़ का पहाड़ टूट पड़ा। एयरटेल पर 43,000 करोड़ का बोझ आया। और जियो पर सिर्फ 631 करोड़ का बकाया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जियो तो मार्केट में 2016 में आया था, तो ये जो 20 साल का पुराना हिसाब किताब था वो उन पर लागू ही नहीं हुआ। वोडाफोन आइडिया के लिए ये सिचुएशन एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी थी। क्यों? क्योंकि एक तो वो सबसे पुरानी कंपनी थी, मतलब वोडाफोन और आइडिया दोनों का पुराना बकाया जुड़कर एक हो गया। और ऊपर से 2018 में हुए मर्जर का कर्ज वो पहले से ही झेल रहे थे। और ठीक उसी वक्त ये 58,000 करोड़ की डिमांड आ गई। अब कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़, सरकार की दुविधा। हुआ ये कि केस जीतने वाली सरकार अब खुद एक नई और बड़ी मुश्किल में फंस गई थी। तो अब कंपनी को पूरी तरह से डूबने से बचाने के लिए सरकार को एक बहुत ही अनोखा कदम उठाना पड़ा। उन्होंने वी के इस भारी भरकम बकाये को कंपनी की हिस्सेदारी में, यानी कि इक्विटी में बदल दिया। और इस कदम का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि भारत सरकार वोडाफोन आइडिया में 49% की हिस्सेदार बन गई। सोचिए, कितनी अजीब सिचुएशन थी ये। जिस कंपनी को सरकार ने लगभग दिवालिया कर दिया था, अब वो उसी की सबसे बड़े मालिक बन बैठी थी। तो सवाल उठता है कि सरकार ने वीआई को बचाया ही क्यों? देखिए, इसके पीछे कई बड़ी वजहें थीं। पहली,
अगर वीआई डूब जाती तो सरकार के वो 87,000 करोड़ रुपए भी डूब जाते। दूसरा, सरकार की अपनी उन 50% हिस्सेदारी की कीमत जीरो हो जाती। तीसरा, सरकार एक और बीएसएनएल जैसा केस नहीं चाहती थी। और शायद सबसे जरूरी, वो जियो और एयरटेल के दबदबे वाले मार्केट को रोकना चाहती थी, मतलब डुओपली नहीं बनने देना चाहती थी। तो वी को एक दूसरा मौका तो मिल गया, पर क्या ये काफी है? चलिए अब देखते हैं कि इस लाइफलाइन के मिलने के बाद कंपनी वापसी के लिए यानी अपने कमबैक के लिए क्या क्या कर रही है। सरकार के इस राहत पैकेज ने वीआई को सच कह लें तो एक तरह से सांस लेने का मौका दिया। इसमें 3 बड़ी बातें थीं। पहली, जो 87,000 करोड़ की रकम थी उसे फ्रीज कर दिया गया, मतलब अब उस पर और ब्याज नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात, जो बड़े पेमेंट्स थे उन्हें 4 साल के लिए यानी 2026 तक के लिए टाल दिया। और तीसरी, जो बची हुई रकम थी उसे 2041 तक आसान किश्तों में चुकाने की मोहलत दे दी। और वीआई ने भी इस मौके का फायदा उठाने में देर नहीं की। कंपनी ने भी अपनी कमर कस ली। 2024 में कंपनी एक एफपीओ लेकर आई, मतलब शेयर बाजार से और पैसा उठाया और 18,000 करोड़ रुपए जुटाए। और इस पैसे का क्या होगा? इसका इस्तेमाल सीधा नेटवर्क को बेहतर बनाने और 5G लाने में किया जाएगा। तो मतलब अब जब सिर पर लटक रही कर्ज की तलवार थोड़ी देर के लिए हट गई है, तो वी अपना सारा ध्यान और पैसा वापस अपने असली काम पर लगा सकती है। वो काम है नेटवर्क को बेहतर बनाना और मार्केट में ग्राहकों के लिए कम्पीट करना। अब फोकस सिर्फ सर्वाइवल पर नहीं बल्कि ग्रोथ पर है। तो वी को एक लाइफलाइन, एक दूसरा मौका मिल तो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है। दुनिया के सबसे कम्पेटिटिव टेलीकॉम बाजारों में से एक में क्या सिर्फ एक दूसरा मौका, एक जबरदस्त वापसी करने के लिए काफी होगा? खैर, इसका जवाब तो अब सिर्फ वक्त ही देगा।